हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस प्यारे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर को आज बहुत अच्छे से जानेंगे तथा इसके बाद आने वाले लेक्चर में हम इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को निपटा लेंगे, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा डीप हो जाएंगे। ओके, तो आइए हम बात करते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यह कहते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं आता। जस्ट जब हम यहाँ पे जब इंपॉर्टेंट लाइन आएगा तो हम बता देंगे। देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत लग जाता है कि चमकदार श्वेत लोह, क्या चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत चूर्ण मतलब वाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ले लेना पॉइंट कि श्वेत चूर्ण का फॉर्मेशन होता है जब इनके साथ रिबन के साथ कराया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक, मैं आपको यहाँ ग्रीन मार्क ले लेता हूँ। ग्रीन से क्या होगा कि कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे जितना पता है। अब यहाँ पे आता है, देखो रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास तथा उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। ठीक है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। चलो उसके बारे में जानते हैं। देखो, क्या है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी रासायनिक अभिक्रिया को समझते। देखो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वितरण बहुत लंबा हो सकता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। देखो, यहाँ से एक रिएक्शन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, क्या पता एमसीक्यू में डाल दे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं लोग। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, उसमें क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनका रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इन अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। हमको ये पता है कि जहाँ भी रिएक्टेंट मतलब जहाँ भी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, यानी अभिकारक कहते हैं। और जो हमारा फॉर्म होता है, जो हमारा बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यह शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को अनेक माध्यम एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग्य प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाएं और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाएं और RHS मतलब राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। यह अभिक्रिया होने की दशा को दर्शाता है। देखो, जो यहाँ पे लिखा है वो सही बात है, पर यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ समझना पड़ेगा।
देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभी में आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं तो प्लस लगेंगे, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। और तीर कहाँ प्रोडक्ट के साइड लगा कि इसका मतलब वो फॉर्म हो रहा है, उसका मतलब वो फॉर्म हो रहा है। अगर तीर इस साइड लगा होता वो रिड्यूस हो रहा होता, कि मतलब उससे टूट रहा होता। ठीक है, इस तरीके से ये लगा रखा है, समझ रहे हो। समीकरण संतुलन नहीं है। यदि समीकरण नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। इसीलिए अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। इस प्रकार समीकरण 1.2 समीकरण में वायु के जलने का ढांचा समीकरण है। देखो कि इस तरीके से फॉर्म हो सकता है। किस तरीके से हम जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, उसको बैलेंस कर सकते हैं, मतलब कि संतुलित कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको सभी को पता है, ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन उड़ जाती है और ये हमारा इम्पोर्टेंट लाइन हो जाता है, क्योंकि क्या यहाँ से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, यहाँ से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। दूसरे शब्दों में कहे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। सही बात है, परमाणु की संख्या समान होती है। अब किस तरीके से बैलेंस करना है उसके बारे में भी थोड़ी देर में पता चलेगा। पर यहाँ पे एक समीकरण देख लो आप, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। ठीक, H2SO4 क्या होता है, देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, जिंक के Zn होता है, और फिर जिंक सल्फेट क्या करेगा, ZnSO4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो इस तरीके का होता है। अब ये क्या होता है ना, रिएक्टिविटी के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, रिएक्टिविटी के अनुसार, कौन सा किस तरीके से रिएक्टिविटी कर रहा है उसके अनुसार होता है। ठीक, अब देखो बैलेंस करने के तरीके। देखो बैलेंस में क्या है, यहाँ पे देखो हर चीज़ बैलेंस है। देखो जिंक 1 है, जिंक 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें 2 है, सल्फर की बात करें 1 है, ऑक्सीजन की बात करें 4 है, तो बैलेंस है वो, यहाँ ये बैलेंस है। ठीक, अब एक उदाहरण ले लें कि बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चरण 1 में लिखा हुआ है। देखो चरण 1 में लिखने से जिस तरीके से एनसीईआरटी में लिखी हुई है उस तरीके से हम समझेंगे। पहले मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके देखो, सबको पहले ब्रैकेट में डाल दो। वो भी वैसे ही बोला कि सबको एक ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट में डाला। उसके बाद देखो कि नंबर क्या सेम है या अलग अलग है। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के पहले लिख लो, फिर प्रोडक्ट के लिखो। रिएक्टेंट के देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 1 दे रखा है, और प्रोडक्ट में देखने हैं तो 3 2 1 3 2 4 दे रखा है। अब इसको बैलेंस करना है, सबसे पहले तो इसी को बैलेंस करना है। सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा मैं, आयरन मुझे 3 चाहिए तो तीन से गुना करूँगा। इधर अभिकारक में 2 चाहिए 1 से गुना करूँगा, और 4 चाहिए तो 4 से गुना करूँगा। ठीक, इस तरीके से क्या हो जाएगा, आगे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये बैलेंस तो हो जाएगा। ये देखो पूरा वैसे ही बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो एफ देखो क्या मैंने क्या बोला, एफ देखो 3F+4H2O से तीर का निशान, मतलब प्रोडक्ट बनेगा Fe3O4 + 4H2। तो ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, और इसी संतुलन के नियम को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। ऐसा नहीं है कि इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अब देखो भौतिक अवस्था देखते हैं। ये भौतिक अवस्था लिखने का तरीका क्या, मतलब कौन सा सॉलिड है तो एस लिखेंगे, लिक्विड है तो एल लिखेंगे, और गैस है तो जी लिखेंगे। ये इस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रखा है, ये वाली लाइन में बता रखा है। हाँ, ये कि हम एनसीईआरटी तब पढ़े जब हमको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, थोड़ा बहुत काम किया हो, 9th की एनसीईआरटी पढ़ी हो, तभी 10th में शिफ्ट हो। ठीक है, अब देखो बहुत से कारक हो सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन की ना, कि ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है।
ठीक है, अवस्था परिवर्तन के बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ ये हमारा वो दे सकता है क्या कि किस तरीके का रिएक्शन होता है, ये चीज़ें बता सकता है, ये चीज़ें पूछ सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट ना, यहाँ पे आ जाओ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में देखो, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। मानते हो? तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन मतलब जुड़ना। जुड़ना मतलब कोई ना कोई चीज़ के जुड़ के क्या बना रही होगी, एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रही होगी। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। तो आइए फिर जानते हैं किस चीज़ का उत्तर। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया हो गया। दो चीज़ें मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करनी है ना, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। साथ ही साथ अगर ये ऊष्मा का निर्माण कर रही है, क्या ऊष्मा का भी निर्माण कर रही है, मतलब ऊष्मा भी उत्पन्न कर रही है, तो ये ऊष्मा छेपी हो गई। शोषी मतलब सोखना, छेपी मतलब निकालना, तो ऊष्मा छेपी हो गई। तो यहाँ पे क्या पता है कि लाइन लिखी होगी ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी टाइप की, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, दो या ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अलग ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2 कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से। जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि ऊष्मा छेपी होती है, मतलब ऊष्मा निकलती है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा गया है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल ये है कि हम क्या करते हैं, जब भी ना आप लोग कोई भी कार्बन का प्रोडक्ट, मतलब कार्बन का कोई रिएक्टर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना जब भी उसका हम दहन करते हैं। कार्बन चीज़ों का ना जब भी हम दहन करेंगे तो वो चीज़ें फॉर्म होगी। ठीक, अब आता है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब वियोजन से लग रहा है कि टूटना मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज़ होगी जो टूट के दो चीज़ों में बने, दो चीज़ों में मिल जाएगी, दो चीज़ों में क्या फॉर्म करेगी यानी बनाएगी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। इसके बारे में लिखा है कि एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं कह चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है हमारा फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर मतलब H2O और सल्फेट SO3 बनाता है। ठीक, इसका फॉर्म करता है। इसमें ऊष्मा लगती है, तो ये तो ऊष्मा लग रही है, तो ऊष्मा शोषी होना चाहिए, मतलब कि ऊष्मा शोष रही है। तो यहाँ पे देखते हैं ऊष्मा शोषी के बारे में क्या लिखा है। ऊष्मा शोषी लिखा हुआ है क्या? देखो इसी में देखो कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं। यह अभिक्रिया इस प्रकार है। देखो, भूरे रंग का धुआं निकल रहा है तो हमेशा याद रखना कि वो किस तरीके का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। क्या पता क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूरे रंग का धुआं किससे निकलता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। डायरेक्ट दिमाग लगा देना और ये रिएक्शन याद करना है हमने। ठीक है, क्या याद करना है? 2PbNO3 का ट्वाइस ये सॉलिड है और 2Pb मतलब O प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट
लेड ऑक्साइड का फॉर्म करता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन याद करना, ये तो बहुत किसी को याद ही रहता है, क्योंकि अभी अभी याद नहीं रहेगा। अभी तो आते मतलब बार बार आप क्वेश्चन में देखोगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस में, तो आपको ये क्वेश्चन ही, ये आपको एग्जाम्पल ही याद हो जाएगा। समझ रहे हो, ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा शोषती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब भाई विस्थापन अभिक्रिया, क्या गया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। देखो एक चीज़ है ना, देखो यहाँ पे तो हमारा फेरस था। ठीक है, फेरस यहाँ कॉपर को क्या कर लेता है, मतलब फेरस बोला, आयरन, आयरन जो था वो क्या करते हैं, कॉपर को धकेल देता है। मतलब धकेल देता है मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है। हम जब उसकी श्रेणी को देखते हैं तो वो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर देता है और खुद चले जाता है वहाँ। ठीक है, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसे ही क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ है देखो, इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल याद कर लेना भाई। एग्जाम्पल याद करने से बढ़िया आपको एक वो मिल जाएगी, क्या, इनकी श्रेणी का ऑर्डर, कि किस किस रिएक्टिविटी का ऑर्डर किस तरीके का है। जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी वही सबको रिप्लेस करेगा। ठीक है, देखो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील यानी रिएक्टिव होते हैं। तब तो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान देना। अब यहीं देखो ना, द्विविस्थापन हो जा रहा है, उसके विस्थापन आया, अब दे लो नया टॉपिक आ गया, द्विविस्थापन। क्या गया, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या होगा, वही क्या करेंगे, वो वहाँ से हटा देगा, वो वहाँ से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो जाएगा और वहाँ सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें द्विविस्थापन कहलाती है। ठीक है, यहाँ उपचयन एवं अपचयन, इसकी मैंने इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बनाई है उपचयन अपचयन की। जब मैं भूल जाता था तो मैं ऐसे ही काम करता था। देखो उपचयन और अपचयन में क्या होता है, देखो उपचयन मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। जब भी हमारा उपचयन हो रहा होगा तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा होगा और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा होगा। ठीक है, और अपचयन मतलब नीचे, अब मतलब नीचे, ऊपर मतलब ऊ मतलब ऊपर, तो अब मतलब मैं नीचे कर रहा हूँ। ठीक, अब मतलब नीचे कर रहा हूँ, और मतलब नीचे नीचे मतलब ऑक्सीजन जो क्या होगा वहाँ से रिड्यूस होगा और हमारा हाइड्रोजन जो होगा वो ऐड होगा। ठीक है, इस तरीके की ट्रिक को मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यानी, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यानी बताओ, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब बताओ ना मुझे। अरे हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब अपचयन हो गया। हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये बताने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उसका अपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे
अपचयन कहते हैं। ये बता चुका हूँ मैं आपको, अभी अभी अपनी ट्रिक के सब बता चुका हूँ। और जहाँ पे अपचयन उपचयन दोनों होंगे, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये चीज़ें दोनों होगी, तो उसे बोलेंगे रिडॉक्स। और ये रिडॉक्स के क्वेश्चन बहुत बार पूछते भी हैं कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अपचयन रिएक्शन या फिर अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी अभिक्रिया कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल इस तरीके से है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल के बारे में। अब आता है हमारा संचारण। संचारण क्या है? संचारण से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संचारण क्या है? तो संचारण में क्या होता है ना, तो जब भी हम बहुत सारी चीज़ हमने देखी है कि दरवाजे देखते हैं, लोहे के दरवाजे जो होते हैं वो जंग लग जाते हैं कुछ समय बाद, तो कैसे लगते हैं? वो संचारण की वजह से लगते हैं। देखो, कुछ समय पश्चात उन हम लालीय माँ युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखो लोहे में क्या भूरे रंग की क्या परत चढ़ जाती है, हम जब लोहे में देखते हैं तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। लोहे पर जंग लगने, उसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाले परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आते हैं तो ये संरक्षित हो जाते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये लाइन निकलती है हमारी, जब भी कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण का एक उदाहरण है। ये हुई ना बात। यहाँ से आप एक क्वेश्चन याद कर लेना कि जब भी हमारा संचारण होगा यानी लोहे जैसी पदार्थ होगी तो वो कभी भी हो आर्द्रता या नमी, आर्द्रता नमी या फिर जो हम अम्ल बोलते हैं उसके आसपास आएगी तो वो क्या हो जाएगी? संचारित हो जाएगी। संचारित होगी तो उसे ही संचारण कहेंगे। चांदी के ऊपर जो ब्लैक कलर की परत चलना और तांबे के ऊपर हरे कलर की परत चढ़ना वो संचारण है, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है, संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेष लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। सही बात है, क्षति होती है। लोहे का संचारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त होने को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है तो उसको बचा के क्या कर सकते हैं? सही बता दे, चल बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें जो जंग लग जाती है, मैं क्या करता हूँ अपना बताता हूँ। जंग लग जाती है तो हम उसको मिट्टी के टेन में डाल के रखते हैं। हाँ, जैसे प्लास हो गया, प्लास में जंग लग जाता है भाई, मिट्टी के डल में डालता हूँ। और जो क्या चाबी हो गई उसमें जंग लग जाती है। कौन सी चाबी बोले? अरे वो जो मशीन खोलने वाली चाबी नहीं होती, हाँ वो वाली चाबी। तो वो रेंच हो गई, वो चीज़ हो गई, उनको हम केरोसिन में भिगा के रख देते हैं। और जो दरवाजे हो गए, जो लोहे के दरवाजे हैं, तो पुताई लगा लो, मतलब पुताई मतलब कि पेंट लगा लो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा संरक्षित, मतलब क्षतिग्रस्त नहीं होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। अब आता है हमारा विकित गंधिता। विकित गंधिता मतलब कि ऐसा होता है ना कि हमारे जो पैकेट है चिप्स से है उसके अंदर भरा होता है हमारा नाइट्रोजन गैस। क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो कम क्रियाशील होता है ऑक्सीजन की तुलना में। जैसे ही हमारा जो पैकेट खुलता है उसके बाद नाइट्रोजन गैस सारी निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस इंटर करती है। ऑक्सीजन गैस जैसे इंटर करती है तो वो क्या हो जाती है? रिएक्ट कर लेती है। और रिएक्ट करने के बाद वो विकित गंधिता मतलब बदबू मारने लगती है, तो उसे ही विकित गंधिता कहते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है इसका स्वाद या गंध जैसी हो जाती है। अपचय होने पर तेल तथा मतलब एवं वसा विकित गंधिता हो जाती है। इसके स्वाद या गंध में बदल जाते हैं। प्रायः तेली तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी होती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम क्रिया सक्रिय गैस को युक्त करते हैं जो चिप्स से उपचयन ना हो? ठीक बात है, मैं ये बोल चुका हूँ कि क्या होता है हमारे चिप्स में नाइट्रोजन होती है और इसलिए डालते हैं क्योंकि वो कम रिएक्टिव होती है और
इसलिए डालते हैं कि कम वो रिएक्टिव होती है, जिससे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी। अगर अगर वो चिप्स ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, रिएक्ट होता है, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन मतलब उपचयन हो जाएगा। उपचयन होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, खराब हो जाएगा, गंधित मारने लगेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया हो, और इसके आने वाले लेक्चर में हम करेंगे इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस और बहुत सारे सवाल। तो